तो ये आप ये समझ सकते हैं कि 30% सिर्फ वित्त आयोग के द्वारा और 70% एक गैर संवैधानिक संस्था के द्वारा आवंटित किया जाता था। नतीजा यह है कि राज्य की निर्भरता केंद्र पर बढ़ती गई, विशेषकर वित्तीय मामलों में। वित्तीय मामलों में राज्य की निर्भरता केंद्र पर बढ़ती गई। राज्य की केंद्र पर बढ़ती निर्भरता विशेषकर वित्तीय निर्भरता। विशेषकर वित्तीय निर्भरता। राज्य वित्त के लिए केंद्र पर निर्भर रहते हैं। और अभी भारत में जो पेंडेमिक का दौर था, इसमें लगभग सभी राज्यों ने केंद्र पर यह आरोप लगाया, खासकर वैसे राज्य जहां पर दूसरे दल की सरकार हो, वहां की सरकारों ने केंद्र के ऊपर यह आरोप लगाया कि केंद्र की तरफ से मुझे पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है, हमारे पास संसाधनों की कमी। इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र का सहयोग जरूरी है। राज्यों का दायित्व लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन वित्तीय संसाधनों की कमी है। और दायित्व बढ़ने के साथ साथ अगर संसाधन में वृद्धि नहीं होती है तो राज्य इन दायित्व को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे। स्वाभाविक है कि केंद्र और राज्य के बीच तनाव बढ़ेगा, और विशेषकर उन राज्यों में यह तनाव अधिक होता है जहां पर गैर भाजपा या गैर कांग्रेसी सरकार होती है, यानी केंद्र की सरकार अलग और राज्य की सरकार अलग होती है। वैसी स्थिति में यह टकराव और बढ़ जाता है। हाल के वर्षों में एक और तनाव का कारण, हाल के वर्षों में बड़ा दिलचस्प है, ये तनाव का कारण में श्रेय लेने का, कि ये श्रेय मुझे मिलना चाहिए, मैंने ये काम किया है, ये श्रेय मुझे मिलना चाहिए। ये जो श्रेय लेने की होड़ है, इसको लेकर भी तनाव उत्पन्न हुआ। और बिहार के मुख्यमंत्री ने तो यह स्पष्ट कहा था कि केंद्र द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं में 40% भागीदारी 40% भागीदारी राज्य की होती है, यानी हमारी होती है, राज्य की होती है। चूंकि इन योजनाओं की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए उनका यह कहना था कि 40% भागीदारी हमारी है, 60% भागीदारी केंद्र की है। तो उनकी भागीदारी और हमारी भागीदारी में बहुत अधिक फर्क नहीं है, लेकिन इसका श्रेय किसको मिलता है? तो केंद्र सरकार। श्रेय केंद्र सरकार को मिलता है, यानी श्रेय लेने का होड़ भी केंद्र और राज्यों के बीच तनाव का एक कारण बन रहा है। तो ये समस्याएं हैं जो केंद्र और राज्य के संबंधों को प्रभावित कर रही हैं। केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है कि इन समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि संविधान स्पष्ट करता है कि केंद्र का दायरा क्या है और राज्य का दायरा क्या है, दोनों की जिम्मेदारियां क्या है। इसलिए
दोनों को मिलकर इन समस्याओं का समाधान करने की जरूरत है, ताकि तभी हम सहकारी संघवाद जो हमारा मूल ढांचा है संविधान का, हमारा शासन का जो मूल ढांचा है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। और ये दोनों की राज्य की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, राज्य की वित्तीय आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, राज्य को भी अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करने के तरीके अपनाए जाने चाहिए। कैसे अधिक से अधिक रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर इन समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता है। अब हम आते हैं दूसरे संबंध की तरफ। दूसरा संबंध क्या था? प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध, इस संबंध को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। प्रशासनिक संबंध को एक तो संवैधानिक और दूसरा संविधानेतर प्रावधान। यानी एक तो संवैधानिक प्रावधान और दूसरा है संविधानेतर प्रावधान। संविधानेतर प्रावधान यानी एक ऐसे संबंध जिसका वर्णन संविधान में किया गया है और एक ऐसे संबंध जिसका वर्णन हमारे संविधान में नहीं किया गया है। तो इस प्रकार हम ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। प्रशासनिक संबंध जो संविधान बताता है कि संविधान में इसकी क्या व्यवस्था है। तो पहली व्यवस्था, राज्य अपने प्रशासनिक कार्यों में पूरी तरह स्वतंत्र है, पूरी तरह स्वतंत्र है। फिर भी केंद्र राज्यों को नियंत्रित तथा निर्देशित कर सकता है। निर्देशित कर सकता है। राज्य अपने प्रशासनिक कार्यों में पूरी तरह स्वतंत्र होता है, यह संवैधानिक प्रावधान है। फिर भी केंद्र स्वतंत्र है, फिर भी राज्य को नियंत्रित तथा निर्देशित कर सकता है। यह अधिकार केंद्र सरकार को है। अनुच्छेद 256 के अनुसार, अनुच्छेद 256 ये कहता है कि राज्य का दायित्व है, अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्य का ये दायित्व है
राज्य का दायित्व है कि वह संसद के कानून को मान्यता दे, संसद के कानून को यानी संसद द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता दे। तो इस प्रकार राज्य, केंद्र राज्य को नियंत्रित भी कर सकता है, निर्देशित भी कर सकता है। अनुच्छेद 257 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि वह केंद्र की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में किसी प्रकार की कोई बाधा न बन पाए। अनुच्छेद 257(1) यह स्पष्ट करता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि वह केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में किसी प्रकार के कोई बाधा नहीं बन पाए। हालांकि केंद्र को इस प्रयोजन हेतु राज्य को आवश्यक निर्देश देने का अधिकार होगा, वो राज्य को निर्देश दे सकते हैं। अनुच्छेद 258 के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कार्य जिस पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, वो सशस्त्र या बिना शर्त वो सौंप सकता है। अर्थात राज्य का राज्यपाल भारत सरकार को या उसके किसी अधिकारियों को किसी विषय पर, जो राज्य से संबंधित विषय, किसी विषय से संबंधित कार्य जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, यानी वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अधीन आता है, फिर भी वो बिना शर्त या शर्त के साथ वो ट्रांसफर कर सकता है, ये उसका अधिकार है। और जब अनुच्छेद 352 अर्थात जब राज्य में अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपात की स्थिति हो, तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य की कार्यपालिका शक्ति तक हो जाता है। केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करे। ये केंद्र के पास शक्ति आ जाती है। राष्ट्रीय अगर आपात की स्थिति हो, राष्ट्रीय आपात की स्थिति हो, तो कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य की कार्यपालिका शक्ति तक हो जाता है और वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति को यह निर्देश दे सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है, गाइड कर सकता है कि आप अपनी शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। अब अनुच्छेद 355 अनुच्छेद 355 यह सुनिश्चित करता है कि सरकार संविधान के अनुसार चलाई जा रही है या नहीं। अनुच्छेद 355 ये व्यवस्था करता है कि राज्य में सरकार संविधान के अनुसार चलाई जा रही है नहीं। संविधान के अनुसार चलाई जा रही है या नहीं। रही है या ऐसी स्थिति में ये केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है कि संविधान के अनुरूप शासन चलाने का प्रयास करें, संविधान के अनुरूप शासन चलाएं, अन्यथा वो पूरी शक्ति अपने हाथों में ले सकती है। अर्थात राज्य सरकार को बर्खास्त करके राज्य की सारी शक्तियां अपने हाथों में ले सकती है। अनुच्छेद 356 के तहत यह व्यवस्था की गई है
355 में यह व्यवस्था की गई कि केंद्र सरकार सुनिश्चित करे कि राज्यों में संविधान के अनुसार सरकार चलाई जा रही है या नहीं चलाई जा रही है। वह राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। इसके बावजूद अगर स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है तो धारा 356 का उपयोग करते हुए राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। तो धारा 356 एक कार्रवाई है, जबकि इसका मूल आधार अनुच्छेद 355 है और वो इस धारा के अनुसार सभी शक्तियों को अपने हाथों में ले सकता है। केंद्र और राज्य, अब दूसरा जो मैंने बताया था संविधानेतर यानी संविधानेतर संबंध या प्रावधान, जिसका वर्णन हमारे संविधान में नहीं है। वैसी स्थिति में देखें तो केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध को इफेक्ट करने वाले वो फैक्टर जिसका वर्णन हमारे संविधान में नहीं है, वो विभिन्न निकायों और सम्मेलन के रूप में मौजूद होते हैं। जैसे कई ऐसी सलाहकारी यानी एडवाइजरी बॉडी बनाई गई है जो केंद्र और राज्य को कोऑर्डिनेट करने का प्रयास करती है, जैसे इंटर स्टेट काउंसिल, नीति आयोग, जिसमें दोनों की भूमिका है। केंद्र तथा राज्य के समन्वय को बढ़ाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते हैं। ऐसे कई गैर संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल होते हैं और दोनों के बीच, ये संस्थाएं दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का प्रयास करती हैं, समन्वय को बढ़ाने का प्रयास करती हैं। ऐसे निकायों में अध्यक्षता केंद्र द्वारा नियुक्त पदाधिकारी करता है, जबकि राज्यों की भूमिका सदस्यों के रूप में होती है। जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, क्षेत्रीय परिषद, ये एक ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होती है और ये संस्थाएं केंद्र और राज्य को कोऑर्डिनेट करने का प्रयास करती हैं, समन्वय स्थापित करने का प्रयास करती हैं। तो ये संविधानेतर संबंध है, यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशन है, जिसका हमारे संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद अब नीति आयोग है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों सदस्य के रूप में हैं। भले ही नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन राज्य भी सदस्य के रूप में उसमें शामिल होते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भले ही इसके अध्यक्ष केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन राज्यों के विश्वविद्यालय और राज्य भी इसके सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय परिषद जो रीजनल काउंसिल बनाई गई है, उसमें भी राज्य की और केंद्र की भूमिका होती है। और ये दोनों, ये संस्थाएं, ये परिषद, ये आयोग केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ये है केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध। आज का क्लास मैं यहीं कंक्लूड करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम्स? कल मैं फाइनेंशियल रिलेशन यानी केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध के बारे में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।